जय हिंद एवरीवन, फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम एयरफोर्स XY ग्रुप के टेस्ट कर रहे थे, जो कि सेट नंबर हमने 4 कर लिया था। 4 के मैंने आपको बोले थे कि पैसेज के डिस्कशन जो आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है वो आप सेट नंबर 4 तक कंप्लीट है, आप उसको देख सकते हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है। ये 17 इसलिए है क्योंकि ये सेट नंबर 4 का पैसेज के हम क्वेश्चंस देखेंगे, सेट नंबर 4 के। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ माउंटेनियरिंग। जब हम बात करते हैं यहाँ पर तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? थर्ड, रॉक क्लाइंबिंग, आइस क्लाइंबिंग और एल्पाइन क्लाइंबिंग, ये इसका आंसर बनेगा थर्ड। 18 की अगर हम बात करते हैं तो 18 का जो राइट आंसर जाएगा आपका, हाउ इज आइस क्लाइंबिंग डिफरेंट फ्रॉम रॉक क्लाइंबिंग। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर बना वो क्या बना है आपका? सेकंड। आपने पैसेज पढ़ा होगा, अगर आपका आंसर सेकंड है तो बिल्कुल सही है। आइस क्लाइंबिंग इन्वॉल्व्स क्लाइंबिंग ऑन फ्रोजन वाटरफॉल्स एंड ग्लेशियर्स, वाइल रॉकिंग क्लाइंबिंग इन्वॉल्व्स एंसीडिंग स्टीप रॉक फेसेस, है ना। आइस क्लाइंबिंग किस पे फोकस करता है? फ्रोजन वाटरफॉल्स पे। और जो आपका रॉक क्लाइंबिंग है वो किस पे फोकस करता है? स्टीप रॉक फेसेस पे हम करते हैं। तो इसका राइट आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्पाइन क्लाइंबिंग एंड द अदर डिसिप्लिन्स ऑफ माउंटेनियरिंग। अब इसकी बात करें हम तो इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। जब हम इसकी राइट आंसर्स की बात करते हैं तो पहला लिखा है, अल्पाइन क्लाइंबिंग इज द मोस्ट चैलेंजिंग टाइप ऑफ माउंटेनियरिंग, मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एक्सट्रीम, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया? व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन, डिफरेंट क्या रहता है अल्पाइन क्लाइंबिंग एंड अदर्स डिसिप्लिन्स ऑफ माउंटेनियरिंग में, हमारा जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या रहेगा? तो अल्पाइन क्लाइंबिंग, फोर्थ वाला आंसर रहेगा, अल्पाइन क्लाइंबिंग इज मोर जनरल टर्म्स दैट encompass all the forms of mountaineering, फोर्थ आंसर। और लास्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस प्रॉपर ट्रेनिंग इक्विपमेंट इन माउंटेनियरिंग में क्या चीज रहती है? तो प्रॉपर ट्रेनिंग कैन मिनिमाइज द रिस्क ऑफ, जो रिस्क रहता है उस चीज को कम करता है। हैश वेदर कंडीशन, जो ऐसी कोई कंडीशन हो जाए, एल्टीट्यूड, सिकनेस एंड एक्सीडेंट्स को कम करता है। तो इसके लिए जो राइट आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा? फोर्थ, मतलब फर्स्ट जाएगा। तो ये आपके जो 4 क्वेश्चन थे वो लास्ट के थे। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका सेट नंबर 5। सेट नंबर 5 स्टार्ट करने से यहाँ पहला क्वेश्चन आपका यहाँ लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर्स, फाइंड आउट विच पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। एरर है, आपको बताना है किस पार्ट पे एरर है। अगर आपको किसी भी पार्ट में एरर नहीं मिलता है तो आप सिलेक्ट क्या करेंगे बेटा? नो एरर सिलेक्ट करेंगे। सेंटेंस हमारा स्टार्ट हुआ है यहाँ से और इसके बाद में इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। माय ब्रदर मीट्स योर पेरेंट्स 2 days ago इन मुंबई। आपको यहाँ पर बेटा एक वर्ड मिलता है, क्या मिलता है? एगो। मैं आपको क्लियर कर दूं कि एगो जो है वो इंडिकेटर वर्ड है, और एगो किस चीज़ का इंडिकेटर वर्ड है उस चीज़ को समझिएगा। अगर हम बात करते हैं एगो, बिफोर, बैक, यस्टरडे, या फिर लास्ट, लास्ट के साथ में कोई भी वर्ड हो, लास्ट डे, मंथ, वीक, ईयर, संडे, मंडे, कुछ भी हो, तो आपको याद रखना है लास्ट वर्ड के साथ में कोई भी वर्ड आएगा तो वो इंडिकेटर वर्ड होता है। इंडिकेटर वर्ड मतलब ये फिक्स है कि ये यूज़ किए जाएंगे आपके किसमें? सिंपल पास्ट में ही यूज़ होते हैं। सिंपल पास्ट में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। एगो का मतलब पहले, बिफोर मतलब भी पहले यूज़ होता है, बैक मतलब जो पुराने में कुछ टाइम में हुआ है उसके लिए, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये आपके कहाँ यूज़ किए जाएंगे? सिंपल पास्ट में यूज़ किए जाएंगे। सिंपल पास्ट में यूज़ किया जाएगा तो यहाँ क्या लिखा है? मीट्स लिखा है। यहाँ क्या लिखा है? मीट्स। मीट्स वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फिफ्थ फॉर्म। ये आपका एरर कहलाएगा। राइट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा आपका? मेट। मेट वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? सेकंड फॉर्म होगी। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है, डेज अगो इन मुंबई, नो एरर, योर पेरेंट्स टू, और माय ब्रदर मीट्स। तो बेटा यहाँ पर आपको क्या मिलता है? मीट्स। तो ये आपका एरर रहेगा। इसकी प्लेस पे हम किसका यूज़ करेंगे? मेट का यूज़ करेंगे। राइट ऑप्शन जो बनेगा, फर्स्ट का राइट ऑप्शन क्या बनेगा आपका? फोर्थ राइट आंसर आएगा। फर्स्ट का क्या आएगा? फोर्थ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस का आपको पैसिव फॉर्म बनाना है। मैंने आपको पहले भी बोला है पैसिव वॉइस के लिए हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म पे फोकस करते हैं। यहाँ पे वर्ब दी है, यहाँ पर वर्ब है, तो वर्ब आपकी सेकंड फॉर्म है। मैंने आपको जस्ट बोला इन्वेंटेड क्या है आपका वर्ब का, सॉरी इन्वाइटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है।
V2 किस में चेंज होगा आपका, वॉज वर के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी आपकी, थर्ड फॉर्म आएगी। वॉज वर के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी आपकी, थर्ड फॉर्म आएगी। वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वॉज आएगा या फिर वर आएगा। यहाँ लिखा है मी का हम क्या कर लेंगे, आई कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही है। अब पार्टी से आपका बन नहीं रहा है तो आई के साथ में बेटा हम क्या यूज करेंगे, वॉज के बाद में क्या आएगा, इनवाइटेड। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा सेंटेंस ना पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे फोकस करें, आई वॉज इन्वाइटेड पे। यहाँ लिखा है आई वॉज इन्वाइटेड, ही वॉन्टेड, बिल्कुल गलत। आई वॉज इन्वाइटिंग लिखा हुआ है, ये गलत। आई वॉज इन्वाइटेड, ये भी हो सकता है। तो हमारे पास में दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो बचा फर्स्ट वाला, एक बचा फोर्थ वाला। यहाँ क्या लिखा है, माय फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है मी फ्रेंड्स, और यहाँ क्या लिखा है, माय फ्रेंड्स। बेटा कोई चेंजेस नहीं होता है कभी भी जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिप्लेस करते हैं। तो मी फ्रेंड्स तो आएगा नहीं, राइट आंसर आपका क्या जाएगा, फोर्थ राइट आंसर रहेगा। आई वॉज इन्वाइटेड टू अ पार्टी बाय माई फ्रेंड्स, तो राइट आंसर आपका बनेगा जो सेकंड है, सेकंड का बेटा क्या आएगा, फोर्थ राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस का क्या बताना है आपको, इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। रमेश सेड आई विल लिखा है बेटा, विल किस में चेंज होगा, तो आपको पता है सेंटेंस में हम कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो विल किस में चेंज होता है, वुड में चेंज होता है। किस में चेंज होगा, वुड में, ठीक है। और यहाँ जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जब हम चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कौन है, रमेश, रमेश के लिए हम प्रोनाउन क्या रखेंगे, ही। तो जो राइट आंसर में बनेगा वो आपका क्या बनेगा, ही वुड आएगा। और ही वुड के बाद में हम हैव का हैव ही रखेंगे, ठीक है। अब फिनिश्ड का फिनिश्ड ही रहेगा। फिर मैं आपको वापस से बोलूँ कि वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन तो हर साल एक ही क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्ब पर फोकस करिए और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते चले। आपको जो राइट आंसर मिलेगा उसमें क्या मिलेगा, ही वुड हैव फिनिश्ड मिलेगा। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर कहाँ मिलता है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हैड है, ये बेटा गलत है, तो ये एरर कहलाएगा फर्स्ट वाला। यहाँ पर लिखा है ही वुड हैव फिनिश्ड, ही वुड हैव, ये देखें बेटा यहाँ पर क्या देखें आप, फिर वापस से क्या मिला, फिनिश मिला। हमें क्या चाहिए था, फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ही और यहाँ पर क्या मिल रहा है, विल, ये वाला भी गलत हो जाएगा बेटा। राइट आंसर आपका कौन सा बना, फोर्थ राइट आंसर रहेगा। थर्ड का राइट आंसर आपका क्या जाएगा, फोर्थ जाएगा। रमेश सेड दैट ही वुड हैव फिनिश्ड कुकिंग फूड फॉर मी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका फोर्थ बना। नेक्स्ट आते हैं हम। अब यहाँ पर बताया गया है ईडियम्स है और ईडियम्स के राइट आंसर आपको बताने हैं, ठीक है। मीनिंग ऑफ द फ्रेज और ईडियम्स, अ स्नेक इन द ग्रास, ऐसा स्नेक जो ग्रास में छुपा हो, आपको पता है ऐसा स्नेक जो भी ग्रास में छुपा रहता है वो एक तरीके से छल कपट करने वाला इंसान के लिए हम बोल सकते हैं, जो पीछे से धोखा दे या फिर ऐसा कुछ भी करे हमारे लिए जो गलत मीनिंग जाता है, हम उसकी अगर हम बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा क्या है आपका, डिसीटफुल लिखा हुआ है, ठीक है। अ डिसीटफुल ऑफ ट्रीचरस पर्सन, ट्रीचरस पर्सन मतलब जो डिसलॉयल पर्सन होता है, जो धोखेबाज होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा। क्योंकि आप समझें इस चीज़ को, मीनिंग जो निकल रहा है ईडियम्स का, जैसे प्रेजेंस ऑफ मैनी स्नेक्स इन एरिया, कभी भी अगर स्नेक की बात हुई तो यहाँ पे भी स्नेक की बात नहीं करेगा कभी भी, है ना। एन ऑनेस्ट पर्सन के लिए यूज़ नहीं करेगा, है ना। वेल नोन पर्सन भी नहीं आएगा। तो तीनों ऑप्शन आपके गलत होते हैं। आपका राइट आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट। तो फोर्थ का राइट आंसर आपका आया, फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। अभी तक जितने भी हमने सेट किए थे हमने वहां पर देखा था कि करेक्ट स्पेल्ड कौन सा है। ये जो है इसमें आपको बताना है कि इसमें इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर डेफिनेट लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित के लिए हम यूज़ करते हैं आर्टिकल में जब आप पढ़ते हैं, तो ये सेंटेंस में बिल्कुल सही है। कोटियस लिखा हुआ है, कोटियस भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। पेरीफेरी लिखा है, पेरीफेरी भी बिल्कुल सही है। जो गलत है वो क्या है आपका, एडवर्टाइज। जब हम बात करते हैं विज्ञापन के लिए तो हम क्या यूज़ करते हैं, एडवर्टाइज, और इसी का आगे मेंट कर देते हैं। तो वही वाली चीज़ है, यहाँ पर जब लिखा रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, एडवर्टाइजमेंट होगा। यहाँ पर क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा। पेरीफेरी का मतलब होता है बेटा उपनगर। पेरीफेरी की अगर हम बात करते हैं तो पेरीफेरी का मतलब क्या होता है, उपनगर के लिए हम यूज़ करते हैं। कोई उपनगर होता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, पेरीफेरी वर्ड यूज़ किया जाता है, पेरीफेरी। कोटियस का मतलब क्या होता है, विनम्र होता है ना। हम बात करेंगे तो विनम्र जो बहुत ही जेंटलमैन पर्सन बोल सकते हैं, हम उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो आपको बताया है एडवर्टाइज के लिए जब हम यूज़ करेंगे इसका राइट, विज्ञापन बोला जाता है, इसकी स्पेलिंग जो बनेगी वो SE आती है ना कि CE आती है, एडवर्टाइज। और इनडेफिनेट आपको पता है अनिश्चित के लिए हम यूज़ करते हैं।
तो राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा इसमें? सेकंड वाला। एडवर्टाइज की स्पेलिंग गलत है, तो फिफ्थ का राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा? सेकंड जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आपको बोला गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। अब आपको अगर पता हो तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैज हैव, और हैज हैव के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है, पहली बात। सेकेंड थिंग, अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका? वी, और आपको पता है वी के साथ में कभी भी हैज नहीं आएगा, तो आपको मिलेगा क्या? हैव प्लस V3। थर्ड थिंग, आप यहाँ पे नोटिस करते हैं यहाँ पे क्या है? फॉर है, और सिंस फॉर का यूज होता है तो या तो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है या तो परफेक्ट होता है। अब आपको बोला ही गया है परफेक्ट में बनाना, तो हैव प्लस V3, पहला ही ऑप्शन आपको मिलता है हैव के साथ में V3। हैव वर्किंग कभी भी नहीं आता, हैव के बाद V3। हैज यूज नहीं होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ में यूज नहीं होगा। हैड का हम यूज करेंगे नहीं, हैड का यूज किसी भी एंगल में यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो बेटा बनेगा आपका सिक्स्थ का कौन सा बनेगा? फर्स्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम, हिज रेड आर्ट्स कंफ्यूज्ड अस, है ना, जो उसको पढ़ने का जो तरीका है, आर्ट है, वो क्या करता है? हमें कंफ्यूज करता है, यहाँ पर बात होती है। जब हम बात करते हैं यहाँ पे एंग्जियस का मतलब क्या होता है? जो चिंता में रहे, बहुत ज़्यादा चिंता में रहे, परेशान रहे, उसके लिए बोलते हैं, ठीक है। वेग का मतलब क्या होता है? तो वेग का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको कंफ्यूज करती है, उसी के लिए हम वेग का यूज़ करते हैं। डेफिनेट मतलब तो किसी निश्चित की बात करते हैं, अगर डेफिनेट की बात करते हैं तो डेफिनेट का मतलब क्या होता है? निश्चित। एंग्जियस का मतलब होता है चिंता, चिंता मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है, उसके लिए हम करते हैं। तो परेशान नहीं करता है, उसका जो पढ़ने का तरीका है वो हमें वो करता है। तो वेग का मतलब हम बोल सकते हैं अनक्लियर, अनक्लियर वे हम बोल सकते हैं अनक्लियर, या फिर हम बोल सकते हैं अस्पष्ट, कोई चीज़ जो क्या हो आपकी अस्पष्ट हो, अस्पष्ट हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वेग। तो राइट आंसर आपका जो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? हिज वेग, क्योंकि कंफ्यूज कर रहा है तो अस्पष्ट है ना, अनक्लियर है कोई चीज़, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? डिसेप्टिव। डिसेप्टिव की अगर हम बात करते हैं, डिसेप्टिव का मतलब होता है कपटी। कपटी मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा छल कपट करता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब इसके लिए हमें क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है, जो डिसेप्टिव का सिनोनिम्स होगा। देखिए, हम्बल मतलब तो अच्छा होता है, इग्नोरेंट मतलब जो आपको इग्नोर ही कर दे, तो छल कपट कहाँ से करेगा वो, तो ये दो शब्द हो नहीं सकते हैं। देखिए, एक वर्ड होता है मेल, MAL, ये हमेशा नेगेटिव अर्थ रखता है, ये हमेशा याद रखिएगा, नेगेटिव। कभी भी हम बात करते हैं, जैसे मेल फंक्शन बोलते हैं, जो फंक्शन होता है अच्छा होता है, मेल फंक्शन मतलब खराब पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। और यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना, मेलिफिक, मेलिफिक हम जब यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो वो किसी नेगेटिव वर्ड के लिए यूज़ होता है। मिसलीडिंग, मिसलीडिंग का मतलब होगा यहाँ पे डिसेप्टिव का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? मिसलीडिंग। मिसलीडिंग मतलब जो आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो आपको मिसलीड कर रहा है। मान लीजिए आपका फोकस किसी चीज़ पे है, एम किसी चीज़ पे है, और उस चीज़ से कोई मिसगाइड कर रहा है आपको, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मिसलीडिंग, जो आपका किसका बनेगा? डिसेप्टिव, कपटी और छल कपट वाले के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 10। अब जब हम 9 क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो जब हम बात करते हैं अपोजिट मीनिंग बात करने हैं यहाँ पे, है ना। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, है ना। अब वर्ड क्या है? ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब हम रियल बोल सकते हैं। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? रियल। अब रियल का मतलब जो जाली होगा, है ना, स्प्यूरियस बोला जाता है, उसके लिए क्या बोला जाता है? स्प्यूरियस, है ना, स्प्यूरियस इसका राइट आंसर बनेगा। मॉडर्न होगा नहीं। अगर हम बात करते हैं विम्पी की, तो विम्पी का मतलब बेटा क्या होता है? कायर होता है, कायर। कोई बहुत ही कायर होता है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? विम्पी यूज़ करते हैं, ठीक है। और फ्रेल का मतलब होता है अनैतिक, है ना, इसे नोट कर लेंगे आप, तो आपके लिए काम क्या रहेगा? अनैतिक की बात करते हैं हम। फ्रेल का मतलब क्या होता है? अनैतिक के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब होता है जाली, है ना। स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है? जाली होता है, ठीक है। आपने वो मूवी देखी होगी, अभी एक आई थी शाहिद कपूर की, जिसमें बोलता है काउंटरफीट नोट बोला जाता है। काउंटरफीट मतलब जो जाली नोट होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो सेम चीज़ है, स्प्यूरियस हम उसके लिए यूज़ करते हैं। काउंटरफीट अगर इसमें आएगा तो काउंटरफीट भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हम हमेशा करते हैं कि पैसेज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, बट आज का जो पैसेज है हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। देखिए, द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश। गणेश को स्टोरी नरेट कर रहे हैं बाय अ यंग मैन, एक यंग मैन के द्वारा। महेंद्र बाय नेम,
जिनका नाम क्या है, महेंद्र है। He was a junior supervisor in a firm that offered and hire supervisor at various types of construction sites, है ना, जिसे क्या किया गया, हायर्ड किया गया है। He was a junior supervisor in a firm, एक जूनियर सुपरवाइजर था फर्म में, that offered and hire, जो कि फर्म ने उसे ऑफर किया सुपरवाइजर एट अ वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए उसे हायर किया गया। फैक्ट्रीज, ब्रिज, डैम्स एंड सो ऑन, और भी जो ज़्यादा आएंगे उसके लिए हम यूज़ करेंगे, तो इनके लिए उसको हायर किया गया है। महेंद्र, है ना, जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़। महेंद्र को किस चीज़ के लिए, एक्टिविटी के लिए रखा गया है, तो मतलब वहाँ पर देख रेख करने के लिए। आइज ऑन द एक्टिविटीज़ मतलब जो भी काम चल रहा है उसको देखने के लिए। एट द वर्क साइट पर ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर बाय हिज हेड ऑफिस। उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना पड़ता है और लास्ट में आपको कहाँ बताना पड़ता है, हेड ऑफिस में बताना पड़ता है। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, कोल माइनिंग एरिया से लेके कहाँ जाना पड़ता है उसको, कंस्ट्रक्शन ब्रिज साइट पे जाना पड़ता है। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, अ केमिकल प्लांट दैट वाज कमिंग अप समवेयर, जो कि कहीं ना कहीं बनने वाला था समवेयर। फिर उसके बाद बोला ही वॉज अ बैचलर, वो बैचलर था। ही नीड्स वॉज सिंपल, वो बैचलर था तो उसकी जो नीड्स थी वो बहुत ही सरल थी, मतलब बहुत ही कम थी, है ना, हम बोल सकते हैं। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ, वो अपने आप को कहीं भी एडजस्ट कर लेता था। टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, ऐसी कोई भी परिस्थिति आती थी जिसमें वो ऑड कंडीशंस में भी वो अपने आप को करता था, एडजस्ट करता था। वेदर इट वॉज एन इलकिट सर्किट हाउस और अ मार्केट कन्वर्स टेंट इन द मिडिल ऑफ द स्टोन क्वारी, है ना, या तो वो किसी भी साइड्स पे या फिर आप बोल सकते हैं सर्किट हाउस पे, कहीं पे भी वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक, उसके पास एक एसेट्स था बस, मतलब उसका कोई भी नहीं था, उसके पास में सिर्फ और सिर्फ एक था, जिसका नाम क्या था, तो जिसका नाम था ईश्वरन। जिसका नाम क्या है बेटा, ईश्वरन है, ठीक है। अब हम आते हैं, मैं आपको वापस से समझा दूं कि जो ये स्टोरी चल रही है वो किसको सुनाई जा रही है, गणेश को सुनाई जा रही है, किसके द्वारा, महेंद्र के द्वारा, ठीक है। इसमें एक बंदा है जो कि सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर की पोस्ट मिलती है, उसको बहुत सारी चीज़ें देख रेख के लिए रखी गई हैं, जैसे लिखा हुआ था फैक्ट्रीज, ब्रिज, डैम्स। उसके बाद में वो कोल माइन से लेके रेलवे ब्रिज तक का आना जाना सफ़र करता है, वो सिंगल है तो उसकी नीड्स भी बहुत कम है। उसके बाद में उसके पास में कुछ है नहीं, तो उसके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही एसेट है जिसका नाम क्या है, ईश्वरन है। हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में लिखा महेंद्र प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू, महेंद्र की जो प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो महेंद्र का काम क्या था, हम इस बात पे बात करते हैं। कुक डिलीशियस फूड बनाना नहीं, वर्क ओनली इन अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन नहीं, रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन के अलावा भी उसके पास बहुत काम थे। वर्क ओनली इन द कोल माइनिंग एरिया नहीं, वो वहाँ से तो वहाँ जाया करता था, कोल माइन एरिया से लेके रेलवे ब्रिज तक। मॉनिटर द एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस एट वर्क साइट, ये बिल्कुल सही आंसर जाएगा आपका, क्योंकि वो क्या करता था, वो वर्क साइट की जो एक्टिविटीज थी उस पर नजर रखता था। आयोन आपका मिला था वहाँ पे, तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बेटा कौन सा बनेगा, फोर्थ राइट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो बेटा राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका, फोर्थ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द नरेशन ऑफ द गिवन पैसेज इज फ्रॉम, जो नरेट किया जा रहा था वो किसको किया जा रहा था, तो आप हमेशा याद रखें जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ किया जाता है हिज फ्रेंड नहीं, गणेश को। किसको कर रहा था, गणेश को। गणेश टू महेंद्र नहीं था, गणेश को किया जा रहा था, किसके द्वारा, महेंद्र के द्वारा। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सेकेंड ऑप्शन रहेगा इसका। जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर देखें नरेटेड टू मतलब जिसको सुना रहे हैं उसको, गणेश को कौन सुना था, बाय अ यंग मैन महेंद्र बाय नेम, जिसका नाम क्या था, महेंद्र था। तो हम यहाँ पर जब देखते हैं तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, तो आप यहाँ पर देखिए महेंद्र कर रहा था नरेट किसको, गणेश को, तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, सेकेंड रहेगा, ठीक है। तो 11 का जो आंसर आएगा वो सेकेंड आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द ओनली एसेट्स इन द लाइफ ऑफ महेंद्र वॉज, जो महेंद्र की एक ही एसेट था, आपने अच्छे से नाम याद होगा, जिसका नाम था ईश्वरन, जिसका नाम क्या है, ईश्वरन। तो हमारा राइट आंसर बेटा क्या बनेगा, सेकंड रहेगा। ये आपके पैसेज के क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम आते हैं, अब देखिए इसमें है आपका, आपको इसमें क्या बताना है, आपको पीके वाले से पहले जंबल आपको इसको रीअरेंज करना है। जरा करें इस क्वेश्चन को। देखिए जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपको पहले भी बोला है
फ्रीक्वेंसी देखिए, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो बी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बी की। अब बी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अब आपको एक चीज़ क्लियर होती है यार, सी से तो सेंटेंस चालू ही नहीं हुआ क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, डी भी हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि ऑप्शन में नहीं, और वैसे भी एंड से कोई सेंटेंस चालू होने से रहा। यहाँ पर देखो वेरी डिफरेंट अबाउट दिस वुमेन, अब वेरी डिफरेंट से सेंटेंस तो चालू होने से रहा। तो देखो सी और डी तो आपको क्लियर दिखता है, ऑप्शन से नहीं होगा, या तो ए से होगा या तो बी से होगा। अब देखो ए में क्या दिया हुआ है, फ्लोइंग थ्रू हर। अब फ्लोइंग थ्रू हर मतलब किसी ना किसी चीज़ की बात चल रही थी, उसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। ए से बेटा चालू होगा नहीं, अब चालू होगा तो या तो बी सी होगा, या तो बी डी होगा, या तो बी ए होगा। अब हम देखते हैं देयर वॉज समथिंग, ठीक है, उसके बाद में क्या दिया, बी सी, देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस वुमेन, फिर दिया डी, एंड इट वॉज मोर देन द फील ऑफ हर एनर्जी फॉलोइंग थ्रू हर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बी के बाद में डी, बी देयर वॉज समथिंग एंड इट वॉज मोर देन द फील ऑफ हर एनर्जी, ठीक है, ठीक है, नहीं ये नहीं बनेगा। फिर हम बी और ए को देखते हैं, नहीं, जो राइट आंसर आपका बनेगा वो कौन सा बनेगा, सेकेंड वाला बनेगा। देखिएगा देयर वॉज समथिंग, जब हम बात करते हैं तो पहले आएगा क्या, बी आएगा, फिर आएगा आपका सी। देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट, नहीं, हाँ, देयर वॉज समथिंग, ये बी का आया आपका, सबसे पहले बी आएगा। देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस वुमेन, इस वुमेन के बाद में सबसे जो अलग चीज़ है वो क्या है, तो बी के बाद में हमारा सी, सी के बाद में हम यूज़ करेंगे डी, एंड इट वॉज मोर देन द फील ऑफ हर एनर्जी, ये उससे भी ज़्यादा होती है, किससे, उसकी जो फील है एनर्जी की, उससे फ्लोइंग थ्रू हर, जो उसकी उधर से निकलती है। तो हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, बी सी डी ए। तो राइट आंसर जो बेटा आपका बनेगा वो क्या बनेगा, बी सी डी ए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें से सही बताना है। देखें शी के साथ में आपको पता है सिंपल प्रेजेंट में हम जब यूज़ करेंगे तो बेटा क्या आना चाहिए, प्लेस, यहाँ पर क्या है प्ले, ये ऑप्शन गलत है। आई के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं, हैज़ कभी नहीं आता, ये ऑप्शन गलत है। वी के साथ में कम्स लिखा हुआ, वी के साथ में क्या आना चाहिए था, कम आना चाहिए था, ये ऑप्शन गलत। लास्ट आपका सही बनेगा कौन सा, फोर्थ वाला राइट आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा, फोर्थ वाला राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आइएगा, हुर्रे बेल्जियम हैज़ वॉन द कतार वर्ल्ड कप 2022। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव का मतलब होता है बेटा पॉजिटिव सेंटेंस। असर्टिव का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस। हम ये किस में बनाना है आपको, पॉजिटिव सेंटेंस में हमें इसको बनाना है। पहला सेंटेंस देखते हैं। तो देखिए सेंटेंस जब बनेगा ना तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना आपको। अगर वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, परफेक्ट है तो परफेक्ट में रहेगा, ऐसे ही रखना है आपको। यहाँ पर देखें तो क्या लिखा हुआ है, हैज़ वॉन लिखा हुआ है, ठीक है। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट डिसअपॉइंटेड दैट हैज़ वॉन है, यहाँ पर भी हैज़ वॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ वॉन है, बेटा टेंस चेंज हो गया यहाँ पे भी देखो वॉन है, ये सिंपल पास्ट बना जबकि प्रेजेंट परफेक्ट करना था, तो ये दो ऑप्शन हटे। रीजन इसने टेंस चेंज कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज कर दिया, इसने सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया, तो ये दो ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। अब देखिए जो हुर्रे है, अगर आपने नरेशन पढ़ा है तो आपको पता है वहाँ पर जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ते हैं तो हुर्रे हम खुशी की बात करते हैं, ना कि दुख। अब यहाँ पे देखिए डिसअपॉइंटमेंट है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं आ सकता, तो राइट आंसर बेटा क्या बना, फर्स्ट वाला रहेगा। राइट आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट जॉय, खुशी की बात है, दैट बेल्जियम हैज़ वॉन द कतार वर्ल्ड कप 2022। तो राइट आंसर बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, फर्स्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, डायरेक्शन। व्हाट विल द नाउन फॉर्म, हमें क्या पता है, नाउन फॉर्म ऑफ प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट मतलब किसी चीज़ की वो करना, प्रिडिक्शन करना बोलते हैं हम, जैसे भविष्यवाणी टाइप से हम बात करते हैं। देखिए प्रिडिक्ट्स एस लगा हुआ है, एस तो वर्ब के लिए यूज़ होती है, आईएनजी भी जनरली हम वर्ब में यूज़ करते हैं, ईडी भी हम किस में यूज़ करते हैं, वर्ब में यूज़ करते हैं। और आपको पहले भी बोला है कभी भी सेंटेंस में TION जुड़ा रहता है तो वो आपको क्या बताता है, नाउन बताता है। क्या बताता है, नाउन। तो राइट आंसर आपका क्या यूज़ होगा, प्रिडिक्शन यूज़ होगा। और हम जनरली बोलते भी हैं, बहुत बार स्पोकन में भी हम यूज़ करते हैं इस वर्ड को, तो आप याद रखें जब हम बात करते हैं तो 16 आपका कौन सा आंसर है, प्रेडिक्शन रहेगा। नेक्स्ट आइएगा, यहां पर आपको बोला गया है चूज द करेक्ट वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोला गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
द किलिंग ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड, जो भ्रूण हत्या बोली जाती है, भ्रूण हत्या की बात हो रही है। जो अनबॉर्न चाइल्ड होता है, जिसका जन्म नहीं हुआ हो, उसको अगर मार दो तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे आप याद रखिए फोर्टिसाइड यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? फोर्टिसाइड हम बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं भ्रूण हत्या, है ना। जो बच्चे जन्म नहीं लेते हैं और उन्हें कुछ एज में ही वो 3-4 महीने 6 महीने के बाद में जैसा भी रहता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं, तो ये वर्ड आता है फोर्टिसाइड। नेक्स्ट आएगा, द प्रोबेबिलिटी इज दैट प्राइसेस विल रेज रैपिडली मतलब कंटिन्यूसली, बहुत जल्दी, इन अ फ्यू डेज, बहुत ही कम दिनों में, कुछ दिनों में हम बोल सकते हैं, बहुत तेजी से बढ़ा है। द प्रोबेबिलिटी इज दैट प्राइजेस बेटा कभी नहीं होता है, हमेशा आप याद रखिए प्राइस ही यूज किया जाता है, प्राइजेस कभी नहीं होता है ना, प्राइसेस कभी नहीं होता है। तो एरर जो कहलाएगा आपका बेटा बी पार्ट में एरर कहलाएगा। विद दैट प्राइसेस विल रेज नहीं होगा, प्राइस विल रेज, है ना, दाम बढ़ेंगे, दामों नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ दाम की बात होती है। तो हम क्या यूज करेंगे? प्राइस यूज करेंगे। नेक्स्ट आइएगा, अब देखिए ये आपको पैसिव फॉर्म का एक और क्वेश्चन मिलता है। यहाँ पर हम बात करते हैं स्मृति ईट्स। मैंने आपको हमेशा से समझाया बेटा वर्ब पे फोकस करो। ईट्स आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? 5th फॉर्म है। सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होगा? तो इज एम आर में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? इज एम आर में चेंज होगा। और इज एम आर के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? 3rd फॉर्म आएगी। इज एम आर के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? 3rd फॉर्म हम यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या है? वर है। यहाँ पर क्या है? इज। अब देखो स्वीट्स के साथ में इज तो आएगा नहीं, और ये देखो हैज आएगा नहीं, ठीक है। तो हैज गलत है, इज गलत है, वर गलत है। हमारा जो राइट आंसर बनेगा बेटा कौन सा बनेगा? 2nd बनेगा। एट लंच 7 स्वीट्स आर ईटन बाय स्मृति। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? बी, 2nd रहेगा, ठीक है। यहां पर हम बात करते हैं इंस्टेड ऑफ बटर, बटर की जगह के लिए हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ, और ठीक है, की जगह के लिए हम बोलते हैं इन द प्लेस ऑफ बोल सकते हैं हम। इंस्टेड ऑफ बटर आई ऑलवेज गो फॉर मार्जिन फॉर, ठीक है, मार्जिन और अ लो फैट स्प्रेड। देखिए कहने का मतलब क्या हो रहा है कि बटर की जगह पर मैं, है ना, जो लिखा हुआ है वर्ड है मार्जिन, मार्जिन का मतलब जैसे बटर के जैसे ही होता है लेकिन उससे थोड़ा सा कम फैट रहता है उसमें, उसके लिए जाना चाहूँगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर। देखिए फॉर का यूज़ किया जाता है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं, टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज़ किया जाता है फॉर। सेकेंड आप याद रखें डेस्टिनेशन के यूज़ होते हैं, कहाँ आप जा रहे हैं उसके लिए, डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो एक मतलब निकलता है फॉर यू मतलब किसी चीज़ के लिए, तो के लिए के सेंस में। अब यहाँ पे भी किस में आ रहा है बेटा? के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। तो ये होते हैं आपके 5th सेट बिल्कुल कंप्लीट। आप ज़रूर अपना नंबर और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। नेक्स्ट भी हम आगे कंटिन्यू आपके ये सेट्स रखते रहेंगे आपके लिए। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।